नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बढ़िया हैं। आदित्य पार्थिवन ऑफिशियल अकाउंट पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम फिर आई दृष्टि से संबंधित जितने भी एमसीक्यू होंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और यह बीपीएससी तथा यूपीपीसीएस के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, राइट। तो हम चलती है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। समय को ना खर्च करते हुए पूरा सेशन देखेंगे आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें सेट है। चलिए, निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करना है। इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का मुख्यालय भारत में स्थित है। जी हाँ, ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसलिए कि भारत में अभी तक 2 इंटरनेशनल महत्वपूर्ण संगठनों का मुख्यालय है। तो कौन कौन है? तो एक नंबर पे आपको ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और दूसरा कौन है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, राइट। तो ये नंबर ऑप्शन सही है। भारत इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का एक सदस्य देश है। जी हाँ, दोनों स्टेटमेंट सही है। देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अध्यक्षता की गई इसकी, और फरवरी 2024 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना की मंजूरी दे दी गई है। इसका मुख्यालय भारत में स्थित है। यह अलायंस विश्व के 7 प्रमुख बिग कैट्स यथा कौन कौन है? बिग कैट अलायंस में कितने शामिल है? तो 7 है। और वो कौन कौन से हैं? तो बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, पियूमा और जागुआर तथा चीता है, राइट। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बना है इसमें कितने कैट से संबंधित प्रजाति से संबंधित कितने जानवरों को रखा गया है? तो 7 रखा गया है। कौन कौन? तो बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, पियूमा, जगुआर और चीता को रखा गया है, राइट। और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस अलायंस के सदस्यों में इन प्रजातियों को शरण देने वाले देश भी शामिल होंगे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में कौन कौन देश शामिल है। तथा ये भी क्वेश्चन, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि इनमें से जो कौन कैट है भारत में सबसे ज़्यादा, यानी चीता सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, बाघ किस राज्य में, ये भी आप लोग एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रामसर स्थल के रूप में घोषित नंजरायन पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो यह तमिलनाडु में है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत में कितने रामसर साइट हैं? तो वर्तमान में 85 हो गए हैं। फिर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रामसर साइट की संख्या किस देश में है? तो वह UK में है, राइट। फिर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में रामसर साइट की संख्या है? तो वो कौन हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा, राइट। तमिलनाडु में कितना? 18 है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में सर्वाधिक प्रदूषित देश की सूची में भारत कौन सा स्थान पे रहा है? तो भारत कौन सा स्थान पे रहा है? तीसरे स्थान पे रहा है। तो वहीं पूछेगा शहर के रूप में कौन सबसे ज़्यादा प्रदूषित रहा है? तो बिहार का बेगूसराय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश अभी तक विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित नहीं किया गया है? तो वो कौन देश नहीं किया गया है? तो इंडोनेशिया की नहीं किया गया है। अभी तक लेटेस्ट कौन किया गया है? तो केप वर्डे किया गया है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि केप वर्डे का लोकेशन कहाँ है और किस कॉन्टिनेंट का है? तो मान लीजिए कि यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो केप वर्डे यहाँ कैनारी प्रायद्वीप है, यहीं पर छोटा आईलैंड वाला द्वीप है। तो केप वर्डे को घोषित किया गया। मॉरिशस को भी हो गया है, केप वर्डे हो गया, अल्जीरिया भी हो गया है, राइट। इंडोनेशिया अभी नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क किसे घोषित किया गया है? तो पेंच बाघ टाइगर रिजर्व को भारत का पहला डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, पेंच कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सीमा पे है, राइट। लेकिन इसको माना कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं कि नीलगिरी तहर परियोजना भारत में किस राज्य से संबंधित है? तो नीलगिरी तहर जो एक क्या है, मतलब भेड़ का प्रजाति है। तो कहाँ? तमिलनाडु में है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने नीलगिरी तहर परियोजना को लॉन्च किया है। ज्ञातव्य कि 28 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु ने अपने राजकीय पशु, याद रखेंगे ये भी, नीलगिरी जो तमिलनाडु का राजकीय पशु घोषित किया गया है, क्या, नीलगिरी तहर को किया गया है। नीलगिरी तहर परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। यह भारत में इस प्रकार की पहली परियोजना है। इस परियोजना को 5 वर्षों यानी 2022 से 27 की अवधि हेतु लागू किया गया है। नीलगिरी तहर पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक खुरदुरा जानवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत जोड़ा को चुनाव करना है। जोरावर क्या है, तो यह हल्का युद्ध टैंक है। यह स्टेटमेंट सही है। मालपे और मुल्की क्या है, तो यह जलपोत है। समुद्र प्रताप क्या है, तो नौसेना का हेलीकॉप्टर है। क्या स्टेटमेंट सही है जी, नौसेना का हेलीकॉप्टर नहीं, यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और गौरव क्या है, तो DRDO द्वारा विकसित एक लंबी दूरी का ग्लाइडर बम है। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी हो गया। देख लेते हैं इसके बारे में। हाल ही में गोवा में पहले स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप क्या है, तो प्रदूषण नियंत्रण पोत है। स्वदेशी से निर्मित क्या है, समुद्र में प्रदूषण नियंत्रण पोत है का जलावरण संपन्न हुआ। इस पोत का नाम समुद्र प्रताप रखा गया है। यह परियोजना के चौथे एवं पांचवें पोतों मालपे और मुल्की का कोची में जलावरण किया गया। इस श्रेणी के पोतों को माहे श्रेणी के पोतों के नाम से जाना जाता है। रक्षा यानी DRDO के द्वारा जो गौरव नाम का एक लंबी दूरी के ग्लाइडर बम का परीक्षण किया गया है। DRDO द्वारा भारत के हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है और इस टैंक का नाम क्या रखा गया है, तो जोरावर रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं 23वें फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये पहली बार हो रहा है कि 3 देशों में होगा। किसमें, मैक्सिको में होगा, USA में होगा और कनाडा में होगा। ये पहली बार हो रहा है। वहीं 22वें फीफा वर्ल्ड कप पूछ लिया जाए तो कहाँ हुआ था, तो कतर में हुआ था, राइट। और इसमें विजेता देश पूछ लिया जाए तो कौन होगा, तो वो आपको अर्जेंटीना हुआ था। विजेता कौन, तो फ्रांस हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2024 में निम्नलिखित में से कौन विश्व मुक्केबाजी संघ का नया सदस्य बन गया है, तो वह भारत बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट के एक पारी में 37 बार 5 विकेट लेकर शेन वॉर्न की बराबरी कर ली है, तो वो कौन है, रविचंद्रन अश्विन है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 में सर्वाधिक पदक किसने जीता, तो वह भारत ने जीता। और हुआ कहाँ था, तो याद रखेंगे यह जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। अगले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि 2028 का ओलंपिक कहाँ होगा, अमेरिका में होगा, राइट। तो इससे पहले कहाँ हुआ, तो फ्रांस में हुआ था, फ्रांस के पेरिस में हुआ था। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ओलंपिक में भारत का मेडल कितना रहा है, 1 नंबर पे कौन रहा है, ये भी एक बार आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो भारत के कानपुर में किया गया है। गोला बारूद और मिसाइल में मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे द्वारा किया गया है। इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी के द्वारा किया जाएगा। तो ये UPSC के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो कानपुर में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। 11 रूल फॉर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, 11th रूल्स फॉर लाइफ के लेखक कौन है, तो वो चेतन भगत हैं। अमिताभ घोष कौन पुस्तक के लिखे हैं, तो हंगरी टाइड नामक पुस्तक कौन लिखे हैं, तो अमिताभ घोष लिखे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में बहुचर्चित किताब द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी किसके द्वारा, तो सैम पित्रोदा के द्वारा लिखा गया है। भारत में अगर मोबाइल इंटरनेट के या मोबाइल से जन क्रांति के बारे में अगर किसी की चर्चा होती है तो वो कौन है, सैम पित्रोदा हैं। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। कहाँ से हैं, तो ये छत्तीसगढ़ से हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में गठित एग्रीसियोर नामक मिश्रित पूंजी कोष किस संस्था के साथ पंजीकृत है, तो वो किसके द्वारा है, तो सेबी के द्वारा पंजीकृत है। एग्रीसियोर नामक मिश्रित पूंजी कोष किसके द्वारा संबंधित है, तो वो सेबी के द्वारा है। हाल ही में एग्रीसियोर
को कृषि और ग्रामीण स्टार्टअप इकोसिस्टम में विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सेबी के तहत पंजीकृत है। यह मिश्रित पूंजी कोष 750 करोड़ रुपये का है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय रिजर्व बैंक से नहीं है। यहाँ देखेंगे कैसे है, नहीं है, राइट। तो यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, जी हाँ, यह प्रवाह पोर्टल यह भी है, और जो DSIB है ये भी है। कौन सा नहीं है, तो परिवार उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण नहीं है। यह किसके द्वारा है, तो यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इसके आयोजन में प्रत्येक वर्ष में NSO द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में NSO द्वारा यह जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है, राइट। तो 4th ग्लोबल री इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। 4th ग्लोबल री इन्वेस्टमेंट समिट की थीम निवेश, नवाचार और प्रेरणा थी। इनमें से कौन सा कथन सही है, तो केवल जो 2 नंबर स्टेटमेंट है यह सही है। सॉरी, 4th ग्लोबल री इन्वेस्टमेंट समिट थीम निवेश, नवाचार और प्रेरणा थी, और इसका आयोजन भारत मंडपम में ना होकर के कहाँ किया गया था, तो गुजरात में किया गया था, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो गया, केवल 2 हो गया। साथियों, अगर क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, सेशन अच्छा लगेगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तथा शेयर करेंगे, तथा पूरा वीडियो को देखने का कृपा करेंगे। कृपा क्या करेंगे भाई, आप पूरा देखेंगे तो आप ही को लाभ होगा। और जब हम बोलेंगे कि ये क्वेश्चन पर थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। वीडियो पॉज करके हो सके तो आप लोग उसे सर्च मार लेंगे एक बार। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2023 रिपोर्ट के अनुसार 2022 में शीर्ष निर्यातक और आयातक देश कौन सा रहा है, तो इसमें कौन हो जाता है, तो चीन हो जाता है, राइट। एक उसके बाद अमेरिका हो जाता है। और वहीं आयात के मामले में भारत के स्थान देखा जाए तो वो कौन हो जाएगा, 18वां, और निर्यात के रूप में देखा जाए तो भारत का स्थान कौन है, तो वो 9वां है। फिर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत सबसे ज़्यादा निर्यात किसको करता है, तो 1 नंबर पर करता है USA को, 2 नंबर को संयुक्त अमीरात को करता है, UAE को करता है, और 4th नंबर पूछेगा तो किसको पीछे करके 4th नंबर स्थान प्राप्त किया है, तो चीन को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बन गया है, तो वो कौन हो गया है, तो UK हो गया है। जून 2024 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मई 2024 में यूनाइटेड किंगडम चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य हो गया है। भारत का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है, तो वो USA है। दूसरा कौन है, तो संयुक्त अरब अमीरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के थारू एम्ब्रॉयडरी को GI टैग प्रदान किया गया है। यह किस जिले से है, तो थारू एम्ब्रॉयडरी ये महत्वपूर्ण हो जाता है, किस जिले से है, तो लखीमपुर खीरी से है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला कौन है, तो लखीमपुर खीरी हो जाएगा। वहाँ के थारू एम्ब्रॉयडरी को क्या दिया गया है, तो GI टैग दिया गया है। उत्तर प्रदेश के उत्पादकों और भौगोलिक संकेतकों को प्रदान किया गया है जिसे GI टैग कहते हैं, जिसमें बनारस की तिरंगा बर्फी है, मेटल कास्टिंग क्राफ्ट तथा लखीमपुर की थारू एम्ब्रॉयडरी है, बरेली का केन एवं बम्बू क्राफ्ट है, जरदोजी क्राफ्ट तथा पिलखुआ हापुड़ का है, और ब्लैक हॉप प्रिंट शामिल है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। तो एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2024 रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। क्या स्टेटमेंट सही है, जी नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला का भंडार छत्तीसगढ़ में, नहीं, सर्वाधिक जो भंडार है किसमें है, तो ओडिशा में है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। एनर्जी स्टैटिक इंडिया रिपोर्ट 2024 नीति आयोग के द्वारा नहीं जारी की जाती है, बल्कि किसके द्वारा जारी की जाती है, तो यह सांख्यिकी एवं कार्य कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला का भंडारण उड़ीसा में है
तथा झारखंड और छत्तीसगढ़ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पे है। इस रिपोर्ट के अनुसार कच्चे तेल का अधिकतम भंडार कहाँ है, तो भारत के पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में है। जबकि नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें तो इसमें अनुमानित क्षमता सर्वाधिक कहाँ है, तो राजस्थान में है। अगर वहीं देखा जाए कोयला का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन राज्य करता है, तो 1 नंबर स्थान हो जाता है किसका, छत्तीसगढ़ का। अभी हाल फिलहाल में आप लोग कमेंट में बताएंगे कि विश्व का 10 सबसे बड़े कोयला खदानों में भारत के किस राज्य का 2 कोयला खदान सम्मिलित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा 215884 जयंत मूर्ति क्या है, तो हाल ही में चर्चा में रहा 215884 जयंत मूर्ति का संबंध किससे है, तो हाल ही में इनके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। और कई क्षुद्र ग्रह कहाँ है, तो मंगल और बृहस्पति, मंगल एवं बृहस्पति के बीच में यह क्षुद्र ग्रह है, उसका नाम क्या रखा गया है, तो 215884 जयंत मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा कलाम 250 किससे संबंधित है, कलाम 250 किससे संबंधित है, तो यह विक्रम-1 प्रक्षेपण यान के द्वितीय चरण से संबंधित है। कलाम 250 किससे संबंधित है, तो यह विक्रम-1 प्रक्षेपण यान के द्वितीय चरण से संबंधित है। हाल ही में स्काई रूट एरो, यह प्राइवेट एक संस्था है, स्काई रूट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विक्रम-1 प्रक्षेपण यान के द्वितीय चरण का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया है। इस प्रक्षेपण यान के द्वितीय चरण को कलाम 250 नाम दिया गया है, राइट। विक्रम-1 एक वाणिज्यिक प्रक्षेपण यान है, किसका, स्काई रूट का। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। 1 जनवरी 2024 को इसरो द्वारा एक्सपोसैट उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है, क्या स्टेटमेंट सही है, जी हाँ। 1 जनवरी 2024 को इसरो के द्वारा एक्सपोसैट उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है। इसे PSLV 57 से नहीं 58 के द्वारा लॉन्च किया गया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। याद रखेंगे PSLV C58 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा रहा लूना 25 किस देश का चंद्र लैंडर मिशन था, तो ये किसका था, रूस का था। चूँकि हुआ क्या था कि भारत के जो चंद्र मिशन लॉन्च किया गया था, तो उससे पहले जस्ट 1-2 दिन पहले रूस ने लॉन्च कर दिया। किस लिए, ताकि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला ये पहला देश हो जाए। लेकिन संयोग से क्या हुआ कि इसकी जो स्पेस वहाँ पहुँचने से पहले इसका संपर्क टूट गया और यह विफल हो गया। तो याद रखेंगे लूना 25 किस देश का चंद्र लैंडर मिशन था, तो वह रूस का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के शोधकर्ताओं ने आईसोल्ट नामक एक सुपर MIR स्कैनर निर्माण किया है, तो कौन किया है, फ्रांस ने किया है। अप्रैल 2024 में विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली MRI स्कैनर आईसोल्ट ने मानव मस्तिष्क की पहली तस्वीर प्रदान की है। ज्ञातव्य है कि फ्रांस के शोधकर्ताओं ने आईसोल्ट नामक एक सुपर MRI स्कैनर का निर्माण किया है, जो मानव मस्तिष्क की विस्तृत तस्वीर लेने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत में चांदीपुरा विषाणु के संक्रमण के मामले में पुष्टि की गई है। इससे संबंधित सही कथन का चयन करना है। चांदीपुरा विषाणु संक्रमण चर्चा में रहा है, तो चांदीपुरा संक्रमण के बारे में देखते हैं। यह मुख्यतः चूहे द्वारा प्रेरित होता है, क्या स्टेटमेंट सही है, जी नहीं। यह अधिकतम 15 वर्ष से ऊपर के नहीं, यह 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इस आधार पर देखें तो दोनों स्टेटमेंट गलत होता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हाल ही में भारत में चांदीपुरा विषाणु 64 संक्रमण के मामलों में विषाणु के 64 संक्रमण मामले सामने आए हैं। यह वायरस भारत में स्थानिक है और रडबोविरिडेल परिवार का सदस्य है। याद रखेंगे कौन है, तो रब्डोविरिडेल परिवार का सदस्य है यह वायरस। यह मुख्यतः मक्खियों, मच्छरों तथा कीली जैसे रोगवाहकों द्वारा फैलता है। यह अधिकतर 15 वर्ष से कम के बच्चों को प्रभावित करता है, राइट। यह किस क्षेत्र में, एक और याद रखेंगे, चमकी बुखार किस क्षेत्र में है, तो
बिहार और उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में है। गोरखपुर वाले क्षेत्र में, गोरखपुर वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है कौन? चमकी बुखार। हम बिहार में मुजफ्फरपुर में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये भी देख लेंगे। अब देखते हैं, डेंगीऑल नामक डेंगू का स्वदेशी टीका किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह पहली बार हुआ है कि डेंगू के लिए स्वदेशी टीका का विकसित किसके किया गया है? तो पैनेसिया बायोटेक के द्वारा। पैनेसिया बायोटेक के द्वारा क्या किया गया है? तो स्वदेशी टीका विकसित किया गया है किसके लिए? तो डेंगीऑल नामक डेंगू बुखार के लिए, राइट। 14 अगस्त 2024 को भारत में पहली बार डेंगू के किसी टीके का तीसरे चरण का नैदानिक परीक्षणों में शुभारंभ की गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और पैनेसिया बायोटेक द्वारा की गई है। ऐतिहासिक परीक्षण के द्वारा भारत के स्वदेशी टेट्रावैलेंट डेंगू टीके के प्राथमिकता प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया जाएगा। डेंगीऑल नामक इस स्वदेशी डेंगू टीके का विकास पैनेसिया बायोटेक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में प्रति लाख जनसंख्या में कितने टीबी के मामले हैं? तो कितने हैं वर्तमान में 2024 में? तो 199 है। वहीं 2015 में कितने थे? तो 237 थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का क्या नाम है? भारत के पहले स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का नाम क्या है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो भारत के स्वदेशी रूप से हेपेटाइटिस ए के टीका जो विकसित किया गया उसका नाम क्या है? तो हेवीसियोर है। हेवीसियोर क्या है? तो हेपेटाइटिस ए टीके का नाम है, राइट। 19 जनवरी 2024 को इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने भारत का पहला पूर्ण रूप से स्वदेशी हेपेटाइटिस ए का टीका लॉन्च किया है। इस टीके को हेवीसियोर नाम से जाना जाएगा। और ये भी याद रखें, हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस बी किससे संबंधित है? तो ये विषाणु से संबंधित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सर्वाधिक प्रदूषित मेट्रोपॉलिटन कौन सा है? तो वो कौन हो जाएगा? तो बेगूसराय हो जाएगा, बिहार का बेगूसराय, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट देखा जाए तो तेंदुओं की संख्या सबसे कहाँ है? तो वो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद कहाँ? महाराष्ट्र में, तब कर्नाटक में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा सेबेक्स 2 क्या है? यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। सेबेक्स 2 क्या है? तो यह नया एक विस्फोटक हो जा गया है, राइट। सेबेक्स 2 क्या है? तो यह नया विस्फोटक है। इसके बारे में थोड़ा जानकारी देख लेते हैं। इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा एक नया विस्फोटक का विकास किया गया है। इस विस्फोटक का नाम क्या रखा गया है? तो सेबेक्स 2 रखा गया है, जो किसी भी ठोस पदार्थ की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली विस्फोट करने में यह सक्षम है। कौन? तो सेबेक्स 2। हाल ही में केजी परियोजना को लेकर के चर्चा में रखा गया है। हाल ही में केजी परियोजना, केजी यानी कृष्णा गोदावरी परियोजना चर्चा में रहा है। स्वर्ण सिंधु क्या है, राइट। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ये किसके लिए है? तो जो कृष्णा गोदावरी के बेसिन क्षेत्र में कांचा तेल वाहक पोत के लिए यह विकसित किया गया है, राइट। तो मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कृष्णा गोदावरी बेसिन में केजी DWN-92 ब्लॉक से पहले कच्चे तेल वाहक पोत को स्वर्ण सिंधु को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। स्वर्ण सिंधु 9 उत्पादित कच्चे तेल को लेकर 9 मार्च 2024 को मंगलुरु स्थित मंगलुरु रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल्स पहुंचा। इस 9 उत्पादित कच्चे तेल को KG 98-2 नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत जोड़ों का चयन करना है। मित्र शक्ति किससे होता है? तो यह श्रीलंका से होता है। मैत्री किससे? थाईलैंड से होता है। तरस अमेरिका से होता है, राइट। तर्कस किससे होता है? तो अमेरिका से। शक्ति किससे होता है? तो फ्रांस से होता है। यह अमेरिका से ना होकर के किससे होता है? फ्रांस से होता है। यह महत्वपूर्ण हो जाता है।
याद रखेंगे। मित्र शक्ति किससे होता है? तो श्रीलंका से होता है। मैत्री किससे? तो थाईलैंड से। तर्कस किससे? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। वहीं शक्ति किससे होता है? तो फ्रांस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है? मैत्री किससे होता है? तो याद रखिएगा, मैत्री किससे होता है? थाईलैंड से। और मित्र शक्ति किससे होता है? तो श्रीलंका से होता है। वहीं धर्म गार्जियन पूछ ले किससे होता है? तो यह जापान से। सूर्य किरण पूछ ले किससे? तो नेपाल से। तो ये क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास किससे? तो कटलेस एक्सप्रेस है। कटलेस एक्सप्रेस हुआ है, कहाँ हुआ है? तो यह सेशेल्स में किया गया है। यह बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सुंदरराजन पद्मनाभन जी का मृत्यु हो गया है। यह क्या थे? सुंदरराजन पद्मनाभन। तो यह भारतीय थल सेना के प्रमुख रह चुके हैं, राइट। उनकी मृत्यु हो गई है। कौन? सुंदरराजन पद्मनाभन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो ओम प्रकाश माथुर जी को नया राज्यपाल घोषित किया गया है। और देख लेते हैं कौन कौन कहाँ के राज्यपाल हैं। तो हरिभाऊ किशन राव बाड़के कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। विष्णुदेव वर्मा कहाँ के? तो तेलंगाना के। संतोष कुमार गंगवार कहाँ के? झारखंड का। रमेन डेका कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ का। CH विजय शंकर कहाँ के? तो मेघालय के। CP राधाकृष्णन कहाँ के? तो महाराष्ट्र में। UPPCS में इसे क्वेश्चन पूछा गया हुआ है पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लोकपाल के तीसरे अध्यक्ष के रूप में अजय माणिक राव खानविलकर को शपथ दिया गया है। नहीं, अभी तो दूसरे हुए हैं, तो ये तीसरे ना होकर के कौन है? तो दूसरे हैं। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, इन्होंने पिनाकी चंद का स्थान लिया है। जी हाँ, तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यायमूर्ति फातिमा बीबी का निधन हो गया है। इनसे संबंधित गलत कथन का चयन करना है। यह देश के किसी उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम मुस्लिम न्यायाधीश है। जी हाँ, यह उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उच्चतम न्यायालय तक पहुँचने वाली प्रथम जो कौन थी? तो महिला न्यायाधीश थी। कौन? तो फातिमा बीबी। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, फातिमा बीबी किस राज्य से थी? तो ये केरल से थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2024 में प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक चुना गया है? तो वो कौन है? तो राहुल नवीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के 28वें वायुसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। 28वें जो वायुसेना प्रमुख हैं उन्हें किसके किया है? तो अमरप्रीत सिंह को किया गया है, राइट। अमरप्रीत सिंह को क्या किया गया है? तो 28वें वायुसेना प्रमुख के कार्यभार सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो धीरेन्द्र ओझा को किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धीरेन्द्र ओझा को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेवा की पहली महिला सूबेदार बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? भारतीय महिला सूबेदार की गौरव प्राप्त करने वाली कौन है? तो प्रीति रजक हैं। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि प्रीति रजक का संबंध किस राज्य से है। हाल ही में प्रीति रजक को भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। तथा वहीं बृंदा राठी जो है, बृंदा राठी भारत की पहली महिला टेस्ट एम्पायर बनी है। वहीं पूर्णिमा श्रेष्ठ जो है नेपाल की हैं, जो एक सत्र में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा UPI सेफ्टी एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। यह महत्वपूर्ण हो जाता है। पंकज त्रिपाठी को क्या? तो UPI सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे दक्षिण कोरिया के पर्यटन के लिए मानक उपाधि राजदूत नामित किया गया? तो कौन है? सुपर 30 के संस्थापक कौन है? तो आनंद कुमार हैं। उनको इस मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
सही कथन का चुनाव करना है। हाल ही में सिद्धार्थ अग्रवाल इंग्लिश चैनल को अकेले तौर पर पार करने वाले सबसे कम उम्रदराज भारतीय बन गए हैं। जी हाँ, कौन है? तो सिद्धार्थ अग्रवाल। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सिद्धार्थ अग्रवाल का किस राज्य से संबंध है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू को संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष चुना गया है। जी हाँ, तो अभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में लेखा परीक्षक का अध्यक्ष कौन है, ये भी कमेंट में आप लोग बताएंगे। तो इस आधार पर देखिए हमारा दोनों कथन सही है, एक और दो दोनों सही है। जो सिद्धार्थ अग्रवाल है इंग्लिश चैनल को अकेले तौर पर पार करने वाले सबसे कम उम्रदराज भारतीय बन गए हैं। वहीं गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? अभी तक वहाँ कोई राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति नहीं बनी थी, तो कौन है? क्लाउडिया शिनबाम। क्लाउडिया शिनबाम कहाँ के हैं? तो मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बांग्लादेशी मूल के किस प्रसिद्ध ब्रिटिश जलवायु वेता का निधन हो गया है? तो वो कौन है? सलीमुल हक हैं। सलीमुल हक कहाँ के हैं? तो ये बांग्लादेश मूल के हैं, रहते कहाँ थे? तो यूके में रहते थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण से बेंगलुरु में वर्ष 2023-24 के लिए चर्चा में नहीं रहा है? ध्यान देंगे क्वेश्चन पे क्या है, नहीं रहा है। तो इस शहर में, इसके बारे में देखते हैं किस किस चर्चा में रहा है। तो इस शहर में दक्षिण भारत की पहली और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया, ये भी याद रखेंगे। सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया है। इस शहर में देश के पहले अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो बेंगलुरु में किया गया है। और दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये भी बेंगलुरु में किया गया है। जो इंडिया स्किल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया। इस आधार पे देखिए नहीं पूछ रहा है तो हमारा आंसर क्या हो गया जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सलारगंज संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी गई? तो तेलंगाना के हैदराबाद में, राइट। इस क्वेश्चन इस टॉपिक को या इस लेक्चर को आप लोग खाना खाते समय या कहीं टहलते समय इसको स्पीड बढ़ा करके 2 बार 3 बार सुन लेंगे तो यह जहन में बैठ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में 1500 से अधिक लोगों ने तबला बजाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो कहाँ? ग्वालियर में किया है, राइट। यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है कि 25 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 1500 से अधिक लोगों ने एक साथ तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो यह कहाँ किया गया है? झारखंड में किया गया है। फिर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत से बाहर विदेशों में प्रथम जो जन औषधि केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो कहाँ किया गया है? तो मॉरिशस में किया गया है। कौन किए थे? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रौद्योगिकी के जरिए ग्रामीण उद्यम केंद्र की उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? वो लद्दाख में किया गया है। लद्दाख में किया गया है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम MSME मंत्री कौन है? तो जीतन राम मांझी हैं। इन्होंने लेह में प्रौद्योगिकी के जरिए ग्रामीण उद्यम त्वरण केंद्र का उद्घाटन किया गया है, उद्घाटन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ पर उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना की गई है? उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये जम्मू कश्मीर में की गई है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिका के किस प्रांत की होलमैन जेल में नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके मौत की सज़ा दी गई है? यह विश्व में पहली ऐसी घटना है। तो नाइट्रोजन गैस के माध्यम से सज़ा के मौत
कहाँ दी गई है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अलाबामा राज्य में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में कुल कितने बच्चों को पुरस्कृत किया गया है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में कुल 19 बच्चों को यह पुरस्कृत किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के कौन है? आदित्य यादव उत्तर प्रदेश के थे। वहीं बिहार से कौन है? तो मोहम्मद हुसैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 किससे संबंधित है? तो CSIR से संबंधित है। क्या? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुलित्जर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो यह पत्रकारिता से संबंधित होता है पुलित्जर पुरस्कार। वहीं पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित होता है? तो साहित्य से। याद रखेंगे, दोनों का कहाँ से दिया जाता है? तो अमेरिका से दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित है? पत्रकारिता से। अब पुलित्जर पुरस्कार पूछते तो किससे? साहित्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। राइट, ये कहाँ के हैं? पॉल लिंच तो आयरलैंड के लेखक हैं। और इनके उपन्यास किसके लिए दिया है? तो प्रोफेट सॉन्ग के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहली मिस AI 2024 अवार्ड किसके द्वारा जीता गया है? तो यह केंचा लाइली के द्वारा जीता गया है। और पूछा जाएगा कि यह रोबोट किस देश की है जो पहली मिस AI 2024 का अवार्ड जीता है? तो यह मोरक्को के है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। भारत में इसमें भाग लिया था, यह 10 शीर्ष 10 में पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरणीय उपलब्धि हेतु टाइलर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो टाइलर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जोहान रॉकस्टॉम को दिया गया है। पर्यावरणीय उपलब्धि हेतु टाइलर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जोहान रॉकस्टॉम को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 17वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुए हैं उसमें किसमें? तो मानसी पारेख को और नित्या मेनन को। नित्या मेनन कहाँ की है? तो केरल की हैं, ये साउथ के हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है। इसमें नित्या मेनन फिल्म तिरुचित्रबलम के लिए और मानसी पारेख को फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए दिया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की बात कर ले तो वो नीना गुप्ता को दिया गया है फिल्म ऊंचाई के लिए। और सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार की बात करें तो श्रीपथ को दिया गया है फिल्म मलिकपुरम के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो कांतारा के जो डायरेक्टर और हीरो कौन है? ऋषभ शेट्टी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 44वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? महत्वपूर्ण हो जाता है कि 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 का सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म गोल्डन पीकॉक का अवार्ड किसे दिया गया है? तो एंडलेस बॉर्डर को दिया गया है। राइट, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विकास निगम और इंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के द्वारा संयुक्त रूप से पणजी यानी गोवा की राजधानी कहाँ? पणजी में आयोजित 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 का सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म गोल्डन पीकॉक अवार्ड अब्बास असनी की फारसी फिल्म कौन है? तो इंडलेस बॉर्डर को यह सम्मान दिया गया है, पीकॉक, गोल्डन पीकॉक। 96 असगर पुरस्कार यह 2023 के UPSC में पूछा जा चुका है। वितरण समारोह कहाँ किया गया? तो लॉस एंजलिस में किया गया है। इसके बारे में देख लेते हैं कि 96वां जो असगर पुरस्कार हुआ है उसमें किसे क्या दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ओपेनहाइमर, यही UPSC 2023 में पूछा गया था। राइट, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया है। फिल्म किस फिल्म के लिए? तो ओपेनहाइमर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी को दिया गया है। यह भी फिल्म किस में काम किए थे? तो ओपेनहाइमर के जो अभिनेता कौन है? तो किलियन मर्फी हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करो तो एम्मा एस्टोनी है। कौन फिल्म के लिए? तो पुअर थिंग्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस नाम से भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल का शुभारंभ किया गया है?
सॉरी। तो हाल ही में भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान जो पहल है किससे शुरू किया गया है? तो यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। वीडियो बीओजी एनएक्सटी को दिया गया है, बीओजी एनएक्सटी को दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री G1 योजना का संशोधन करके इसे कार्यान्वित करने के लिए समय सीमा बढ़ा दी है, किसके लिए? तो 2028-29 के लिए। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री G1 योजना किस राज्य से शुरू किया गया है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोदी आवास घरकुल योजना का संबंध किस राज्य से संबंधित है? मोदी आवास घरकुल योजना यही योजना है महाराष्ट्र में बीजेपी को जिताने वाली। मोदी आवास घरकुल योजना किससे है? तो महाराष्ट्र से संबंधित है। इसमें महाराष्ट्र के अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी श्रेणी के लाभार्थियों के लिए यह योजना लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2024 युविका की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? तो यह इसरो के द्वारा की गई है। युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम किसके लिए युविका लाया गया है? तो इसरो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनटीए के माध्यम से परीक्षाओं में पारदर्शिता सुचारू और निष्पक्ष संचालन हेतु किसकी अध्यक्षता में शिक्षा मंत्रालय द्वारा विशेषज्ञों की एक उच्च समिति का गठन किया गया है? आप लोग को याद होगा कि एनटीए ने अपनी जो एग्ज़ाम है उसे रद्द कर दिया गया था, कदाचार के मामले पाए गए थे। वो किसके लिए? तो डार्क जो वेब है उस पर यह क्वेश्चन चला गया था। तो किसके अध्यक्षता में? तो के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में यह गठन किया गया है समिति का एनटीए के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स साहित्य मंच 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो रूस के काजान में। कहाँ किया गया था? तो रूस के काजान में। काजान घोषणा पत्र के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अब वर्तमान में ब्रिक्स में कितने सदस्य देश हो गए हैं? तो 10 सदस्य देश हो गए हैं। कौन कौन? आप लोग कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत में किया गया। प्रथम भी भारत में किया गया, दूसरा भी भारत में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो वो किस देश में? तो यूएसए में किया जाएगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ किया गया? तो यूएसए में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया जाएगा? राष्ट्रीय बागवानी मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा 2024 का? तो बेंगलुरु में किया गया। वहीं 2023 वाला कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2024 का बेंगलुरु के हेसर घाटा में आयोजित किया गया। यह मेला 5 मार्च 2024 को शुरू हुआ था। इस मेले का विषय क्या था? तो सतत विकास के लिए अगली पीढ़ी को प्रौद्योगिकी आधारित बागवानी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत जल सप्ताह का आयोजन कहाँ किया? यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि जल सप्ताह का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द विनर माइंडसेट किस क्रिकेटर द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है? तो शेन वाटसन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, द विनर माइंडसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस रेलवे जोन के द्वारा भारतीय रेलवे का पहला फ्लोटिंग सोलर संयंत्र स्थापित किया गया है? तो मध्य रेलवे के द्वारा यह किया गया है। और देख लेते हैं। हाल ही में मध्य रेलवे जोन द्वारा भारतीय रेलवे का पहला फ्लोटिंग तैरता हुआ संयंत्र स्थापित किया गया है। यह पश्चिमी घाट में स्थित, याद रखेंगे किस झील में? तो इगतपुरी झील में किया गया है। कितने का? तो 10 मेगावाट क्षमता का। इगतपुरी जो झील कहाँ है? तो पश्चिमी घाट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा भुवन पंचायत पोर्टल। यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि भुवन पंचायत पोर्टल आपातकालीन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस का विकास निम्नलिखित में किस संस्था के द्वारा? तो ये किसके द्वारा भुवन पंचायत पोर्टल? तो इसरो के द्वारा। भुवन पंचायत पोर्टल का संस्करण कौन सा है? तो 4.0 है। पोर्टल का आपातकालीन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस
जितेंद्र सिंह के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित जियो पोर्टल द्वारा लॉन्च हुआ। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नेशनल पार्क का हाल ही में किस नेशनल पार्क में भारत का पहला निजी बायोस्फीयर बनाया गया है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है एनवायरनमेंट को लेकर के। निजी बायोस्फीयर किस पोर्टल में? तो राजा जी नेशनल पार्क में किया गया है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राजा जी नेशनल पार्क किस राज्य में है? आप लोग कमेंट में बताएंगे। पेंच कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। सिमलीपाल कहाँ? तो ओडिशा में। दुधवा कहाँ है? आप लोग क्वेश्चन में बताएंगे। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो यूपी में है। और राजा जी नेशनल पार्क आप लोग को बताना है कि कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला ग्रेफीन सेंटर, ये 2022 से ही महत्वपूर्ण है। तो ग्रेफीन सेंटर कहाँ पे? तो केरल में किया जा रहा है। ग्रेफीन क्या है? तो कार्बन का एक अपरूप होता है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्चतम न्यायालय के परिसर में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया गया है। जी हाँ, DI चंद्रचूड़ के द्वारा यह मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है। यह कैफे पूर्णतः दिव्यांग कर्मचारियों के लिए संचालित होगा। जी हाँ, दोनों स्टेटमेंट सही है। मिट्टी कैफे का संबंध किससे है? तो उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो यह कहाँ किया गया है? तेलंगाना में किया गया है। वहीं पूछ देगा पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का कहाँ? तो बेंगलुरु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैरा ओलंपिक खेलों के इतिहास में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले पहले भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बन गए हैं? तो हरविंदर सिंह बन गए हैं। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पैरा ओलंपिक में भारत कौन स्थान पे रहा है? तो 18वें स्थान पे रहा है। कितने पदक जीता है? ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के किस खिलाड़ी को ओलंपिक मूवमेंट में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन है? अभिनव बिंद्रा एकल रूप से यह स्वर्ण पदक जीते थे, तो इनको क्या दिया गया है? ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करना है। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का मेजबानी सॉरी तमिलनाडु द्वारा की गई है। क्या स्टेटमेंट सही है? इस प्रतियोगिता में हरियाणा प्रथम स्थान पर रहा है। जो छठे खेल इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में। स्टेटमेंट सही है। और इस प्रतियोगिता में हरियाणा प्रथम स्थान ना होकर कौन था? तो महाराष्ट्र था। तो ये गलत हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वें इंडियन प्रीमियम लीग यानी 17वां IPL का खिताब किसने जीता था? तो वो कलकत्ता जीता था। इसमें कह रहा है कि ऑरेंज कप किसे दिया गया? तो विराट कोहली को दिया गया है। वहीं पर्पल कप किसको? तो हर्षल पटेल को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 37वें राष्ट्रीय खेल के बारे में सही कथन कौन सा है? तो इसका आयोजन गोवा में किया गया था। इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। राइट। अब ये क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बिहार का स्थान कितने पर रहा है और उत्तर प्रदेश का स्थान कितने स्थान पर रहा है? ये आप लोग कमेंट में बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीरो पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? तो भारत में जीता। हुआ कहाँ था? तो चीन में हुआ था। सॉरी, भारत ने जीता और हुआ कहाँ था? तो चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45वें शतरंज ओलंपियाड 2024 में स्वर्ण पदक विजेता कौन टीम रही है? तो भारत की रही है। तो याद रखेंगे जो 2024 में शतरंज ओलंपियाड हुआ है तो पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों में भारत ने ओलंपियाड शतरंज जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली विश्व की सर्वाधिक युवा और सबसे तेज पैरा तैराक कौन बन गई है? तो यह कौन बन गई है? जिया राय बन गई है। जिया राय ने इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला पैरा तैराक बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे अधिक उम्र दराज की भारतीय महिला कौन है? तो वो मध्य प्रदेश की ज्योति रात्रे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया उभरती प्रतिभाओं की पहचान कृति कार्यक्रम के बारे में सही कथन का चुनाव करना है। तो इसका आयोजन
9 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के स्कूली बच्चों के लिए किया गया है कृति। तो ये स्टेटमेंट सही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य खेलों के माध्यम से युवाओं को मादक पदार्थों और इलेक्ट्रिक उपकरणों की लत से दूर करना है। जो 18 वर्ष से कम के बच्चे हैं उनको वीडियो गेम या मादक पदार्थों से दूर करने के लिए क्या लाया गया है, तो कृति योजना लाया गया है। राइट, तो ये स्टेटमेंट हमारा दोनों सही है। कृति कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय युवा कार्यान्वयन एवं खेल मंत्रालय के द्वारा चंडीगढ़ में किया गया था। कृति का फुल फॉर्म अगर देख लिया जाए तो क्या हो जाएगा, कृति का खेलो इंडिया राइजिंग टू टैलेंट आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। यह योजना 9 से 18 वर्ष वायु वर्ग के स्कूली बच्चों के लिए लाया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य खेलों के माध्यम से युवाओं को मादक पदार्थों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की लत से दूर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन रिफ्यूज का संबंध किससे है। यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऑपरेशन रिफ्यूज का संबंध किससे है, तो नाबालिगों के बीच डोपिंग की जांच के लिए लाया गया था। क्या, तो ऑपरेशन रिफ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने पार्स 1 रिमोट सेंसिंग, याद रखेंगे पार्स 1 रिमोट सेंसिंग कौन लॉन्च किया है, तो ईरान ने। किसके सहयोग से, तो रूस के सहयोग से। ईरान ने रूस के पार्स 1 उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया है। पार्स 1 310 मील ऊंचाई में भूमि अवलोकन के लिए लक्षित किया गया है, जो ईरान के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण निभाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बायोपेक्यूलियर स्टोरीज ऑफ एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो बायोपेक्यूलियर स्टोरीज ऑफ ऑन अनरेस्ट अनसेंट वर्ल्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो गीता गांगुली के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS मोबाइल ऐप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। जो हाल ही में समाचार में क्या देखा गया है, तो नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS मोबाइल ऐप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो जन्म और मृत्यु पंजीकरण सहायता के लिए तत्काल कहीं से भी कोई भी व्यक्ति अपना जन्म और मृत्यु पंजीकरण प्राप्त कर सकता है। किससे, तो CRS मोबाइल ऐप के माध्यम से। केंद्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में प्रौद्योगिकी को शासन के साथ एकीकृत करने के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली सिटीजन रजिस्टर सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली मोबाइल ऐप के बारे में थोड़ा सा जानकारी देख लें तो यह पूरे भारत में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण की सुविधा के लिए बनाया गया है। इसे भारत के महापंजीयन और जनगणना आयुक्त द्वारा विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य नागरिकों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और तेज करना है, जिससे यह अधिक सुलभ और कुशल बन सके। नया ऐप नागरिकों को किसी भी समय किसी भी स्थान से अपने राज्य की आधिकारिक भाषा में जन्म या मृत्यु का पंजीकरण प्राप्त करने में अनुमति देता है। तो आई होप आप लोगों ने पूरे सेशन को देखा होगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।